दिवस है। आज का दिन ये गणेश चतुर्थी का दिन है। सबको प्रणाम करते हुए गणपति बापा मोरया से अनुरोध करते हैं सबको सद्बुद्धि दे और क्षमता दे कि दुर्जनों से लड़ने की हिम्मत भी बननी चाहिए, क्योंकि दुर्जनों की बड़ी तगड़ी पकड़ है और वो सदैव रहे, कोई आज ही नहीं है। तो दुर्जनों से के लड़ने की रणनीति, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे पाठ हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, सबसे पाठ मिलते हैं लड़ने की रणनीति। और ये समय समझाने बुझाने का नहीं है, ये तो है सीधा सीधा एक्शन में आने का। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भाई साहब सुभाष जी, जिन्होंने सहकारिता में इतना काम किया है और जिनका जोश देखकर बड़ी उमंग पैदा होती है। कभी वो महाराष्ट्र में, तो कभी बम्बई, तो कभी वाराणसी, तो कभी उत्तराखंड, और लोगों के साथ मिलकर बोलते घोषणा पत्र बनाओ, एक्शन प्लान बनाओ, लिखो और अपने को गलतफहमी में मत रखो कि ये तो ऐसा ही होगा, सरकार का काम है। ये सारा का सारा असरकारी और असरकारी अभियान की बात है। और उसमें विशेष रूप से जो ये ग्राम सभा में आ गए हैं निर्विरोध, उत्तराखंड ने एक बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत कर दिया है। वहां पर 40% निर्विरोध आना यानी मामूली बात नहीं है, लेकिन ये समय का द्योतक है। समय के हालात ऐसे बन गए हैं कि चुनाव 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 से सब आदमी फेडअप हो गए हैं। तो एक ही उत्तर है, विकल्प क्या है। आज किसी ने, एक ने बड़ा रोना रोया, ये भ्रष्टाचार है, वो गड़बड़ है, वो गंगा गड़बड़ है। मैंने कहा भाई साहब, आपका रोने से कुछ नहीं होने वाला। कौन गंगा एक्शन प्लान बन सकता है, सुधारने के लिए सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके मामले को ये न ले, अपना वीडियो भी अगर बंद कर दे बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपा करके वीडियो बंद कर दे अपना। भाई वीडियो बंद कर दे जरा, सबका वीडियो बंद करवा दीजिए कृपा करके, जिससे बात साफ साफ हो। और जिसके पास जो क्षमता है, जैसे हमारे रणवीर भाई पुलिस के रहे हैं कई सालों से, ग्राम सभा की सलाहकार सेवा, पंचायतों को उनके अधिकारों का वो करवाना, जागरूकता कराना। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आज जो नालंगे साहब का अपना ये जो अभी विचार है, एक्शन प्लान है, अनुभव है और रणनीति है, ये रणनीति इसलिए जरूरी है कि अब बहुतों ने बहुत कुछ कर दिया, नहीं किया, अब उस पर ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। अब तो सीधा सीधा ये है कि क्या करना है, क्यों करना है और मैं क्या कर सकता हूँ। जहां तक भाई कमलानंद का प्रश्न है, आज हमने सवेरे से जो गणपति जी के साथ में कुछ प्रण किए हैं कि अब 80 साल की चूंकि अपन हो रहे हैं, तो एक तो साफ साफ बात करेंगे, दूसरा जो कुछ देना है लेना है वो तुरंत निपटा देंगे, उधारी बिल्कुल नहीं। चौथा ये कि 7 लाख करोड़ का, अब मैं विशेष रूप से रणवीर भाई के लिए बोल रहा हूं कि 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और प्रति ब्लॉक ये आता है 100 करोड़, प्रति गांव आता है लगभग दो तीन करोड़ का। हमारे बीच में डीसी कानपुर नगर भी है, सुभाष जी तो है, अलका जी है, कपूर ये कानपुर, हाँ कानपुर के साहब है, और गंगवार जी। मुझे आज 2-3 लोगों के फोन आए नए, तो मैंने कहा भाई साहब कुछ ये नया करने के लिए आप नए लोगों से जुड़िए, पुरानों के साथ तो ढर्रा 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 ही चलता रहेगा। उसमें जबलपुर के एक आईएएस अफसर साहब भी मिले, मैंने उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने वहाँ जबलपुर में बहुत अच्छा काम किया था पार्क में। और वो अभी ये जो एक वर्ग बच्चे पैदा करना और वो जल्लादी वाला, और वो ये जो समझते हैं आप भी मेरी बात को, तो ये जो विषय है आज का, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके इस पे लिखिए, पेपर लिखिए। और आपकी क्षमता जो पढ़ाने की है, बताने की है, कम्युनिकेशन की है, ज़्यादा सोचिए नहीं। मैं ये जो ग्राम सेवा की सलाहकार सेवा है उसमें भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हम आजन्म आपके साथ काम करेंगे। ये शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, रणबीर शर्मा जी,
कि हम आपके साथ जिंदगी भर काम करेंगे, लेकिन आप कृपा करके लीडरशिप लीजिए और लीडरशिप लेकर टीम बनाइए। 6000 ब्लॉक में कम से कम 6000 7000 ब्लॉक में कम से कम प्रति ब्लॉक 10 ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास कंप्यूटर है, जो नालंगी जी की बात को ध्यान से सुने, सुभाष भाई की, उनके साथ में, क्योंकि वो बड़े कंसल्टेंट है, वो 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया लेते हैं सलाहकार देने के। लेकिन अब जो ये मैदान में उतरे हैं, मैंने उनसे आज ही अनुरोध किया भाई साहब कि अब आपको 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये अपना ग्राम स्वराज के साथ, ये अपना जो विषय है कि कोऑपरेटिव के साथ में सहकारिता से संपूर्ण क्रांति, आपने ये ग्राम स्वराज वगैरह की बात की, मुझे लगा ये सीधा सीधा संपूर्ण क्रांति पे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम गांव में भी है, शहर में भी है, गली में भी है, जाति में भी है, समाज में भी है। तो चूंकि सारा ही मामला बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए सारा ही सुधार की बात करना पड़ेगा और उसका आधार होगा शुभ लाभ स्वार्थ। शुभ लाभ अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से कोई प्रोग्राम चलता नहीं है और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा अभी कि नालंगे साहब से, सुभाष भाई से, कि अभी आप इसको 15 मिनट में आपकी बात खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि सबको मालूम है, कई बार चर्चा हो गई है। अब इसके बाद में पूरा का पूरा लगाएंगे एक्शन प्लान, और उनके बल कभी हम फेल हो गए। हमारे बीच में नीदरलैंड से, बेल्जियम से कपिल भाई आए हैं। ये एक्टर है, राइटर है, जर्नलिस्ट है, बहुत चिंता है। हम अभी 2 जगह कॉन्फ्रेंस में थे, एक था डेवास में, डेवास आप जानते हैं, डावोस स्विट्जरलैंड में है, और दूसरा है हमारा जो जहां पर हम गए थे वो था स्कॉटलैंड में। तो इसलिए कपिल भाई को मैंने आज खास अनुरोध किया कि इनकी बहुत बड़ी कपिल भाई थोड़ा देर के लिए आपका ये वीडियो बंद कर दीजिए, थोड़ा देर के लिए। तो उसकी में मैंने अनुरोध किया, बहुत हैंडसम है, इनके भी बालों पे, इनके भी खोपड़ी पे कैसे बाल आ जाए, और लोग कहते हैं कि अगर ये आंवला खाएंगे प्रतिदिन। बहरहाल अपन काम की बात पे आते हैं कि कैसे कोऑपरेटिव के माध्यम से एक 15 मिनट में नालंगे जी एक एक्शन प्लान, मेरा लास्ट पॉइंट, नालंगे साहब का प्रयास होना चाहिए कि उनके जैसे कम से कम 1000 मिनी नालंगे, यानी प्रति ब्लॉक में कम से कम 7000 ब्लॉक्स है, तो 7000 आप देख लीजिए कैसा कैलकुलेशन होगा। और इसके लिए नेतृत्वशाला शुरू करें। अभिषेक जी सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास राष्ट्रीय और रीजनल कोऑपरेटिव का ढांचा है, आपकी बड़ी पकड़ है, आपकी बात बड़े स्पष्ट करते हैं भाई साहब सुभाष जी। हम आपके साथ में आजन्म काम करेंगे, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सब अपना अपना स्वप्न आज एक कोऑपरेटिव के माध्यम से, चाहे गुरुकुल हो, चाहे ग्राम सभा का हो, पेड़ का हो, पानी का हो, 29 विषय का हो, साफ कर लीजिए। सहकारिता में बहुत अच्छे ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोऑपरेटिव मंत्रालय बना है उन्होंने किया है। इसमें सबसे ज्यादा जानकारी हमारे ओझा जी को भी है, हमारे अमरनाथ तिवाड़ी भी ANT मॉडल को भी है, हमारे ये जो है अपने सुभाष भाई। और इसके बाद में प्रश्न करे और उसको अपने बिजनेस प्लान का भाग बनाए। जब तक बिजनेस प्लान में नहीं आएंगे ये चीजें दौड़ेगी नहीं। और इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है चीजों में गतिशीलता है। हमारे श्री श्री पता नहीं अभी है या नहीं है, श्री श्री जी बहुत दमदार है, उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक है, पुणे में रहते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो हमने भाई साहब से कल 2-3 चीजें बातें की थी। अब मैं अपनी आखिरी में करूंगा कि सब अपनी अपनी क्षमता का आकलन करें कि सहकारिता के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपना अपना स्वॉट विश्लेषण कर ले, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। मैं ये कहूंगा स्ट्रेंथ पे जोर दे, वीकनेस पे जोर दे, मगर सबसे ज्यादा जोर दे अपॉर्चुनिटी पर। और मैं ट्रम्प साहब को पब्लिकली धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत को धक्का मार के, अपमान करके जो एक नई सोच दी है कि स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और स्वराज की तरफ जाओ, अपने को पहचानो, गाय गोबर नीम तुलसी लोकलाइजेशन। और उस परिप्रेक्ष्य में
हाँ जी सर। कृपया बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें, केवल वक्ता ही बोलेंगे या जो होस्ट हैं वो बोलेंगे। बाकी सभी लोग अपना माइक बंद कर लें। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा दिन है। आज गणपति की स्थापना महाराष्ट्र में की जाती है, बड़े स्केल पे पूरे देश में की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा की जाती है। और इसकी शुरुआत हमारे जो पूर्वज है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब, उन्होंने की थी। और उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं मिलूंगा, ऐसा उन्होंने अंग्रेजों को कहा था। आज वो दिन आया है और आज ग्राम स्वराज हाँ, ये पता होना नहीं कैसे चाहिए। कट गया। हाँ सुभाष भाई शुरू कीजिए। हाँ सुभाष भाई शुरू कीजिए, प्लीज प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद सुभाष भाई। शुरू हाँ किया। और आज मुझे जो विषय दिया है सहकारिता द्वारा ग्राम विकास और ग्राम स्वराज, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आज देश को इसकी बहुत जरूरत है। ग्राम बचेगा तो देश बचेगा, ग्राम का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ग्राम में स्वराज आएगा तो देश में स्वराज आएगा, ये मेरा कहना है। और उस टाइप का काम हम मिलकर सभी लोग भारत पे कर रहे हैं। अभी अभी 15 अगस्त को नेशनल कोऑपरेटिव की भी स्थापना हुई है और उसमें भी हमने हर स्टेट की एक महिला और एक जेंट्स पुरुष, ऐसा हर स्टेट को हमने प्राधान्य दिया है। और 28 राज्य से एक एक महिला और एक एक पुरुष लेकर हम काम चालू कर रहे हैं और हर स्टेट का नेतृत्व एक एक लीडर के पास देंगे। और उन्होंने लगभग देश में 7,200 प्लस ब्लॉक है, तो वो 7,200 प्लस ब्लॉक में 7 लाख करोड़ का 7 लाख 1,000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। यानी हर ब्लॉक 100 करोड़ प्लस ऐसा बिजनेस होना चाहिए। और ये बिजनेस करने का रास्ता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में पहले संगठन करना है, सभी को साथ लेना है। आप 2 लोगों से भी कोऑपरेटिव स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें धीरे धीरे 11 लोग जमा कर सकते हैं, 20 लोग जमा कर सकते हैं। कई राज्य में 30 लोगों की जरूरत होती है। तो अलग अलग राज्य के जो सहकारिता के नियम है उसके अनुसार लोग जमा करके आप कोऑपरेटिव में काम करेंगे तो कोऑपरेटिव में 250 प्रकार का काम आप कर सकते हैं। अगर एक एक ब्लॉक में 250 कोऑपरेटिव अगर निकल गई और एक एक कोऑपरेटिव ने 50-50 लाख का भी बिजनेस किया तो 100 करोड़ प्लस बिजनेस हर कोऑपरेटिव में हो सकता है। और इसमें सब लोग पैसे कमा सकते हैं। कोऑपरेटिव में सब लोग मालिक रहते, सब लोग निर्णय लेते, समूह से निर्णय लेते, इसलिए झगड़ा होता नहीं। अभी 2 साल से महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव में काम कर रहा हूँ तो मेरे सारे जो 11 लोग हैं और जो सदस्य 100 लोग हैं, ऐसे 111 लोग जुल मिलकर काम कर रहे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट मुझे आया है। इसलिए आज मैंने सोचा कि महाराष्ट्र जैसे बाकी भी स्टेट बनना चाहिए। मैंने पहला उत्तराखंड और थोड़ा दिल्ली परिसर में उत्तर प्रदेश में मैं गया और वहां से हमने काम चालू किया।
अभी उत्तराखंड में हमारा इतना अच्छा काम हो रहा है कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ही सबसे पहले 50% बिजनेस तो उत्तराखंड में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो माल है, मटेरियल है, लोग है, और वहाँ के काम करने की जो संधि है, 95 ब्लॉक, तो 95 ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस उत्तराखंड में हो 6 नंबर जाएगा, बैच डालो, ऐसी जाओ जाओ में का चीज ऐसी देते हो मेरी देखी। आशा है। वो तो देखो तो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग डेटा बात, पहले बैच नंबर का है, सबसे पहले ऊपर का अरे है। भाई ये बंद कर दो, A130। तो अपने को हर गांव में, हर स्टेट के हर गांव में पहले ग्राम सभा से जुड़ना है, और ग्राम पंचायत के लेवल पर कोऑपरेटिव करना है। सरकार ने भी तय किया है कि हर गांव में कोऑपरेटिव हो जाएंगी। सरकार के कोऑपरेटिव से पहले अपनी अगर कोऑपरेटिव उस गांव में हो गई तो अपन गांव का विकास बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसका हमारे पास बहुत सारे मॉडल महाराष्ट्र में है, और हम महाराष्ट्र में जिला लेवल और ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल काम कर रहे हैं। हमें गांव का विकास कैसा करना, इसका भी हमने एक मॉडल बनाया है। गांव में किस क्षेत्र में काम करना है, तो उत्पादन, प्रोसेस और मार्केटिंग, ये 3 पिलर अगर कोऑपरेटिव के पकड़ लिए तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। कुछ वर्ग उत्पादन में लगा जाता है, तो कोई लोग प्रोसेस करते हैं, तो कोई लोग मार्केटिंग में रहते हैं, और अच्छा तरह से मार्केटिंग होता है। गांव में एक गोदाम तैयार होता है, गांव में कोल्ड स्टोरेज हो जाता है, और वहां क्लीनिंग ग्रेडिंग सेंटर चालू हो जाता है, और गांव का पैसा गांव में रहता है, और लोगों के जरूरत गोडाउन के माध्यम से माल रखकर बैंक का लोन भी उसको मिलता है, या कोऑपरेटिव भी उसको लोन दे सकती है, क्योंकि कोऑपरेटिव के पास पैसा बहुत है। आप कोऑपरेटिव चालू करके देखो, कोऑपरेटिव में आकर देखो, कोऑपरेटिव में लोग अपना योगदान देते। अगर 10% भी पैसा कोऑपरेटिव में जमा हो गया तो 90% पैसा अपन बैंक से उठा सकते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट रहेगा वही बैंक आपको लोन दे सकती, और गोडाउन बांधने के लिए भी पैसे बैंक दे सकती। गोडाउन बांधने के लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे सकता है, और जो जहां मिलेगा वहां गवर्नमेंट का फायदा जरूर लीजिए। अगर नहीं मिल गया तो खुद कोऑपरेटिव के माध्यम से गोडाउन बांध दीजिए, उसमें माल रख दीजिए। अगर 1 रुपया भी आपने ज्यादा लिया तो आपका पैसा कितना वसूल हो जाता है गोडाउन का, और गोडाउन हमेशा हमेशा के लिए कोऑपरेटिव का हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है। आज देश को जिस चीज की जरूरत है वो चीज देश में नहीं हो रही है। इसका किसान को बहुत इसके लिए किसान का बहुत नुकसान हो रहा है, और किसान दिन में दिन गरीब होता जा रहा है, और जो बाकी लोग हैं वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं। इसलिए अभी ग्राम सभी लोगों ने अपने अपने स्टेट में, अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में पहला ब्लॉक टारगेट करना चाहिए, और ब्लॉक टारगेट करके ग्राम टारगेट करना चाहिए, डायरी और गोडाउन बांध के गांव में वहां माल जमा करना चाहिए, उसके ऊपर प्रोसेस करना चाहिए, देसी बीज लगाना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। हर गांव में खुद का फर्टिलाइजर का कारखाना बनाना चाहिए। आज मैंने कानपुर के एक मुकेश करके है, उसके कंपनी से एग्रीमेंट किया। लगभग उनके भारत में 36 जैविक खेती खत बनाने के कारखाने हैं, तो 2 कारखाने उत्तराखंड में भी आए, और यूपी में भी उसके 4 कारखाने हैं, महाराष्ट्र में 2 कारखाने हैं। तो ये कारखाना हर गांव में कोऑपरेटिव लगा सकती है। दूसरा एक एग्रीमेंट हमने कानपुर से प्रीति करके है, इनका फर्म का नाम वसुंधरा बायो करके है, और वो जो अपना चावल रहता है, धान रहता है, धान के जो परली होती उससे वो गमिले बनाती। वो गमिले इतने काम के हैं, इससे अगर आप पौधे गांव में बनाएंगे नर्सरी में तो बहुत अच्छा काम हो सकता है।
और हर गांव में ये गमिले बनाने की फैक्ट्री इनके द्वारा लगाई जाती। तो आज नागपुर कोऑपरेटिव ने उनके साथ एग्रीमेंट करके पहला प्रोजेक्ट 5 तारीख को नागपुर कोऑपरेटिव में चालू हो रहा है। और इसके लिए प्रोजेक्ट चालू करने के लिए सिर्फ 11,000 रुपए लगते हैं। 11,000 रुपए में 2,000 गमिले बन सकते हैं और इसमें 2,000 पौधे पहले दिन गमिले बनेंगे, दूसरे दिन वो सूख जाएंगे, तीसरे या चौथे दिन में वो उसमें पौधे बना सकती है, लोग बना सकते हैं। खाद डाल के, बीज डाल के वहां पौधे बना के। वो गमले कैसे है तो वो अलग है, प्लास्टिक से अलग है। वो सांस लेते और गमले सांस लेते, जड़ सांस लेते, तो पौधा 3 गुना बढ़ता है। इसका फायदा होता है। आज हम नागपुर के मनोज टावरी करके है, इनकी 13 करोड़ की नर्सरी में हमने आज विजिट किया और हमारे साथ डॉक्टर अजय राजपूत थे। वो 8 स्टेट के हेड है और उनको पता ही नहीं था कि नागपुर में ऐसी नर्सरी है और नागपुर में इतना काम हो सकता है। 13 करोड़ के पौधे यहाँ है, ऐसा मैंने उनको बोला। तो उन्होंने सारा काम छोड़कर मेरे साथ आए और 4 घंटे का उन्होंने खुद ने प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेके वीडियो बनाया। वो वीडियो भी मैं नेशनल कोऑपरेटिव के ग्रुप में डाल रहा हूँ। और वहाँ जो जो फायदे हैं, जो पीएचडी डॉक्टर है, 8 स्टेट के प्रमुख है, उनको ही पता नहीं था कि 15 लीटर पानी 15 दिन झाड़ को कैसा काम करता है। ये सारी चीजें हमारे मनोज टावरी जी इन्होंने बताई, क्योंकि वो नागपुर कोऑपरेटिव के चेयरमैन है और हमारे भारतीय कृषक समाज के नागपुर विभाग के प्रेसिडेंट है, 10 जिले के विभागीय प्रेसिडेंट है। मनोज जी का कार्य उन्होंने सुना तो मनोज जी ने उनको 10 से 12 टिप ऐसी बताई। कम पानी में खेती कैसी होगी, पाइप के द्वारा झाड़ का संरक्षण कैसा होगा, कम लेबर में काम कैसा होगा, जो झाड़ लगेंगे वो 99% कैसे जिंदा रहेंगे। और 1 साल में झाड़ 5-6 फुट का वो झाड़ लगाते तो 1 साल में वो 7-8-10 फुट का झाड़ बन जाता है, यानी छांव देना चालू कर देता है। ऐसा काम हमने एक रीजनल डायरेक्टर को दिखाया। वो पहले कृषि मंत्रालय में भी थे दिल्ली में, तो इनको ये पता ही नहीं था। अभी 1-2 साल से वो रिटायर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं भी मेरे गांव में जबलपुर में ऐसी नर्सरी बनाऊंगा और इसके लिए आप और मनोज जी मुझे गाइड करो, हम आपकी सलाह फी जो है वो आपको दे देंगे। आज मुझे सबको ये कहना है कि लोग 10% कंसल्टेंसी देने के लिए राजी है, पर लोगों के साथ अच्छे विकल्प लेके जाना पड़ेगा, अच्छी योजना लेके जाना पड़ेगा, अच्छा काम लेके जाना पड़ेगा और कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कैसा प्रोडक्शन निकलेगा और उसका फायदा लोगों को होगा, पर्यावरण को होगा, पृथ्वी को होगा, जमीन को होगा, गाय को होगा, गोबर का उपयोग कैसा खेती में होगा, गोमूत्र का उपयोग कैसा खेती में होगा और दूध से कैसे प्रोजेक्ट बनेंगे प्रक्रिया करके। ये सारी उदाहरण मैंने आज हमारे मित्र डॉक्टर अजय राजपूत को बता दिया तो वो एकदम चकित हो गए। और अभी रीजनल डायरेक्टर को इस चीजों का पता नहीं, तो मेरे ग्राम में रहने वाले, विलेज में रहने वाले, ब्लॉक में रहने वाले किसान बंधु को कौन जानकारी देगा। सरकार तो आज अंधा कानून बनकर खेल देख रहा है किसानों का, किसानों की मजाक कर रहा है और हर क्षेत्र में किसान को नीचे दबाने का काम सरकार कर रही है। तो अभी सरकार से कुछ बोलने में मजा नहीं है। तो आप सभी लोग अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से इकट्ठा आएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो मेरे पास बहुत विकल्प है। मैंने 30 साल खेती की सेवा की और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। 500 प्लस प्रोजेक्ट मैंने देश में खड़े किए हैं और इसका आज उदाहरण मैंने एक रीजनल डायरेक्टर को दिखाया कि जो हर 8 स्टेट का हेड है। ऐसे लोगों को
अभी नॉलेज देना जरूरी है, तो किसान को कितना नॉलेज देना पड़ेगा? हर क्षेत्र में किसान को आगे लाने के लिए सहकारिता एक अच्छा मॉडल है। और नेशनल कोऑपरेटिव 10% कंसल्टेंसी लेके हर स्टेट को डेवलप करने का काम करेगी। और हर स्टेट अगर डेवलप हो गया तो मुझे ऐसा लगता है सरकार से 10 गुना काम कोऑपरेटिव करेगी। और एक आदमी, एक लीडर अगर सामने आया तो वो अपना पूरा स्टेट बदल सकता है। और स्टेट बदलने के बाद बिन विरोध चुनाव चालू हो जाएगा। बाद में चुनाव लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग जो सच है सच के साथ खड़े रहेंगे और देखकर खड़े रहेंगे। और कोऑपरेटिव में सभी का भला है, ऐसा मुझे कहना है। अभी तक मेरे 15 मिनट खत्म हो चुके हैं। मैं आप मुझे कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सुभाष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मैं 80 साल के आसपास का हूँ, आर्मी में रहा हूँ, आईएएस में रहा हूँ, 60 किताबें लिखी है, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। मेरी बात का कोई भी कृपा करके बुरा न माने। मैं अभी से जरूर। एडवांस में माफी मांग लेता हूं अगर किसी को बुरा लगे। पहला, ये आपने बार बार जोर दिया कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरे पास ये है। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है। अगर 6000 ब्लॉक में और ये 7 लाख करोड़ की बात करनी है तो मई को हम में जाना पड़ेगा। मई तो कर ही रहा जरूर। है। हाँ, ये मेरा पहला अनुरोध था। कृपा करके हम सब अब थोड़ा मई से निकले। हाँ, मई का दोष है तो जरूर बताइए, मैं क्या करने जा रहा हूँ ये जरूर बताइए। लेकिन ये इतने बड़े अभियान में, जिसमें गाय भी है, गोबर भी है, निर्यात भी है, सर्वाइवल का प्रश्न है, जिंदा रहने का प्रश्न है, आने वाली पीढ़ी को जवाब देने का प्रश्न है, तो वो मई से नहीं होगा। तो हमको हम में हमसे तो कम होगा। से कम जाना ही पड़ेगा। एक दूसरा, हर व्यक्ति को अपना भविष्य खुद बनाना है, ग्राम सभा को भी अपना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा रोल उनको मेंटरिंग का है, समझाने का है, मार्गदर्शन नहीं देना। मेरा अपना अनुभव यह है कि जिसने मार्गदर्शन दिया उसने खुद तो डुबाई है, दूसरों को भी डुबा दिया। तीसरा मेरा अनुरोध ये है कि अपन मिलकर अपना अपना स्वाट करें कि ये जो चर्चा चल रही है जिसमें आज अभी 50, 51, 52 लोग जुड़े हुए हैं, ये सब अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, कोई सरकारी ग्रांट रिबेट सब्सिडी वाला नहीं है। तो हम इसमें क्लियर कर दे। चौथा मेरा पॉइंट ये है कि अपन ये 4 से 7 जयपुर में गाय महाकुंभ, मैं बहुत आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने जिद करके, किसी ने कहा था इसको गौ टेक कर दो, टेक। उन्होंने साहब टेक में वो महाकुंभ नहीं आता है। महाकुंभ जैसे होते हैं भारत की सनातन परंपरा में, उसमें सब अपने हिस्से आते हैं, निमंत्रण लेकर कोई नहीं जाता। और ये महाकुंभ में हर तरह की चर्चा होती है, हर तरह की। तो लास्ट में लाल जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लाल सिंह जी, मैंने अनुरोध किया था 10 मिनट के लिए वो आए, अगर आते हैं तो बताएंगे, नहीं आते तो कोई बात नहीं है। उनके साथ मैं इसलिए आभारी हूं कि मेरे अनुरोध पर मैं बोल रहा हूं, उन्होंने 3 बहुत अच्छे पेपर निकाले। एक, किन किन देशों में हम्प वाली गाय है, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी हम लोग 51 नंबर इसमें चल रहा है। आज गणपति महाराज का हम पर आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। हम उनका चाहेंगे कि गणपति महाराज ये बीच में के रोड़े सारे हटाओ। विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता। और मेरा विश्वास ये है कि समय बड़ा बलवान है, विघ्नहर्ता ये जरूर विघ्न से हटेंगे। तो मैं जो अनुरोध कर रहा था कि इसमें 52 कंट्रीज ऐसी लगी निकली जहां सूर्य का डायरेक्ट वहां का संबंध है, इसलिए वहां पर लोकल गायों में हम्प है। ये सारी वो हम्प वाली गाय है जिनमें वही गुण है जो हम गाय माता देशी गाय करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने सरकारों को समझा नहीं पा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो गौ सेवा आयोग बने हुए हैं 6-7 राज्यों में, यहाँ कई जगह आरएसएस वाले हैं, तो कहीं बीजेपी वाले हैं, तो कहीं कांग्रेस वाले, जो भी है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको पीपल्स मूवमेंट बनाना पड़ेगा मार्केट के साथ। ये सरकारी ग्रांट रिबेट सब्सिडी से, और हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सारा दारू का पैसा, सरकार जो टैक्स ले रही है उसमें दारू का पैसा गौशाला को दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है।
गाय ये दारू के पैसे से नहीं बचेगी, उसको मार्केट चाहिए, सात्विक चाहिए, अनाज चाहिए, शाकाहार चाहिए, घास चाहिए। तो मैं नालंगे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके सीधा प्रश्न पर आइए और प्रश्न में सीधा डालिए आपका रोल क्या होगा। और ज्ञान वाली बात तो बहुत है, उसमें ज्ञान पे अपन बिल्कुल नहीं जाएंगे, महत्व मालूम है। और ये कोऑपरेटिव के माध्यम से कुछ भी ऐसा विषय नहीं है। अगर मैं गलत हूँ नालंगे साहब और जो हमारे एक्सपर्ट है रोक दे, चाहे वो कुश्ती का हो, एक्सपोर्ट का हो, इंपोर्ट का हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, 29 विषय हो, खेलकूद का हो, गुरुकुल का हो, तालाब का हो, मछली का हो, कोई भी विषय ऐसा नहीं छूटता है जो कोऑपरेटिव के फील्ड में नहीं आता है। अंत में आप कृपा करके अपनी जिम्मेवारी समझिए, जिनको थोड़ा भी कहीं आगे बढ़ना है उनको नालंगे साहब का हमारा और कोऑपरेटिव में अपन बराबर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा, अब आप सवाल कीजिए मगर प्लीज कम टू द पॉइंट। और एक्शन पॉइंट ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, एक सारा रिकॉर्ड हो रहा है और ये सारा ट्रेनिंग में इस्तेमाल होगा सहकारिता से समृद्धि में। आप अगर उसके क्या बोलते हैं मेंटरिंग, कंसल्टेंट, मार्गदर्शन नहीं मगर अगर उसको वो ले सके, विशेषकर हमारे गोपाल भाई बहुत दमदार है, मैं उनका बड़ा भगत हूँ, 15-20 क्या 30 साल से शायद उनको जानते हैं गोपाल जी, आरटीआई। मैं कहूँगा आप बनारस बलिया लीजिए, उसमें पैसे की कमी हो तो बताइए। वहाँ पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत खराब है, पैसा बैंकों में बहुत है। और प्रधानमंत्री जी वहाँ से है, गाजीपुर का मैं 52 साल पहले कलेक्टर था। बलिया, गाजीपुर, रॉबर्ट्सगंज तो वहाँ स्विट्जरलैंड बन सकता है अगर हम मिलकर काम करें और लोगों को थोड़ा गलत न डाले और उनको अपना भविष्य खुद बनाने दे, ज्यादा लीडरशिप उसमें न दे कि हम तेरा भविष्य बनाएंगे। उनको अपना भविष्य बनाने का पूरा हक है। तो मैं अनुरोध करूंगा कृपा करके हाथ ऊपर कर दीजिए जो अभी इसमें प्रश्न करना चाहते हैं या सर मैं फतेहपुर प्रश्न से के साथ में अपना प्रदीप एक्शन बोल रहा प्लान हूँ। कुछ देना चाहते हैं। अभी तक किसी मैं करूंगा फतेहपुर से अभिषेक जी प्रदीप से द्विवेदी बोल रहा हूँ, इसको करने में जो कि कृपाइयों। बहुत बहुत कोऑपरेटिव से। धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। अभिषेक जी, किसी को कोई भी प्रश्न या विचार सर नहीं है? मैं फतेहपुर से प्रदीप द्विवेदी बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। हाथ ऊपर क्यों नहीं किया आपने प्रदीप जी? बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। सवाल ये है कि जैसा अभी मैं सुन रहा था सर को कि कानपुर के कोई जेंटलमैन है, उन्होंने जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो है प्लांट कई जगह लगाया है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी कोऑपरेटिव फतेहपुर में है हम सबकी, तो उसमें हम अभी ये इसको इस मूवमेंट को एक प्लांट वहां भी लगाना चाहते हैं, तो उसमें मैं सहयोग की आकांक्षा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नालंगी साहब बताइए। धन्यवाद। मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ, अपन सारी बातें पूरी करेंगे और मैं वो कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। हम आप सब मिलकर आपके गांव में, आपके ब्लॉक में या आपके जिले में हम प्लांट लगा सकते हैं सब मिलकर। सर मैं बहुत अभी बढ़िया। गांव गया था, सर्वे किया, वहां पे यूरिया मिल नहीं रहा है। एक आधार कार्ड पे जो एरिया है एक एरिया बोरी लगता मिलता है। नहीं, देश को एरिया की जरूरत ही नहीं, देश अपन को ऐसा एरिया की करेंगे, जरूरत तो नहीं। अपन ऐसा करेंगे, अगर उचित हुआ तो हम और सुभाष भाई 3, 4, 5 को वहां पर है, क्या नाम है ये, जयपुर में। उसके बाद हमारा प्लान है ये कानपुर, वाराणसी। अगर आपको लगता हो कि हमारे आने से कुछ गति बढ़ेगी, बिल्कुल क्योंकि आप बोल रहे थे कलेक्टर फलेक्टर सुनता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, खराल हमारी भी नहीं सुनेगा वो, लेकिन अपन जन आंदोलन बनाएंगे, उसको सुनना पड़ेगा, वो नौकर है। तो अपन नालंगी साहब का नंबर ले ले। और इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा आप नालंगे साथ में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, हमने गोबर का उसका हिसाब दे दिया, मैंने पहले बतला दिया। आप वहाँ 4, 5, 6, 7 में आ रहे जयपुर में, वहाँ एग्रीमेंट करेंगे और जम गया तो उसके बाद में फिर हम वहाँ फतेहपुर के लिए आपके साथ या बाद में अकल बगल में आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ दमदार लोग हैं वहाँ सहकारिता के माध्यम से गति देने के लिए एक एक राउंड ले ले। और ये असरकारी अभियान होगा, ये सरकारी अफसरों से नहीं होगा, ये क्लियर है। बहुत बहुत बिल्कुल सर, धन्यवाद मैं भाई चाहूंगा साहब, कि आपने टीम बहुत अच्छा फतेहपुर बोला। की तरफ भी मूव करे। हाँ फतेहपुर जिला आप लीजिए,
फतेहपुर में जितने ब्लॉक्स है आप अपने का, आपके पास दमदार है, आपके पास हर तरह की टीम है, आप एक्सपोर्टर है, आप अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध होगा आप फतेहपुर जिला पूरा ले लो, उसमें लोगों को एक अभियान बना के जागरूकता और सहकारिता तो ऐसा जबरदस्त है, बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद भी जबरदस्त है, आपके साथ राजीव जी वहां अमेरिका में जुड़े हुए हैं, आयरलैंड में जुड़े हुए हैं, हम आपको और जोड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। कपिल भाई यहाँ पर है, नीदरलैंड के बहुत दमदार आदमी है, तो मिलकर काम करेंगे तो गति आएगी और दुष्टों को डरना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पंड्या जी, रमेश भाई। जी जी भाई साहब, जय गौ माता की सभी को। जी कमल जी, आदेश। बोलिए। नहीं, जय गौ आपका माता हाथ ऊपर है इसलिए मैंने बोला, कुछ पूछना चाहते, बोलना चाहते? जी जी जी, मैं ये रखना चाह रहा था जो आपने, मैंने मेरे मन की बात भी आपसे कई बार दोहराई है, और आज सभी लोगों के सामने भी मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। गाय 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 करते करते 76 साल हो गए, आज 79वां, अभी हमने प्रजासत्ताक दिन मना लिया, मगर गाय की दशा जहां पहले थी वैसी की वैसी आज भी है। रमेश भाई, सब अपने रमेश भाई, मेरा सादर अनुरोध है, जो अभी सबको मालूम है उसको बतलाने की जरूरत है, आप एक्शन पॉइंट बताइए। मैं रमेश भाई के बारे में बता दूं, रमेश भाई का गुजरात में और पूरे भारत में गौशालाओं से बहुत अच्छे संपर्क है। एक दूसरा, इनके पास में दो तरह की अद्भुत दवाइयां हैं, एक रिलायंस के भाई साहब है उनके साथ में है, और दूसरा इन्होंने एक और रसों वाला बताया है। मेरा अनुरोध होगा आप उसके बारे में बताइए। एक दूसरा, आपका जो कोऑपरेटिव का स्वप्न था, आपने मुझे 5 साल पहले बोला था रमेश भाई कि आपकी बड़ी इच्छा है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से गौमूत्र में करोड़ों अरबों का धंधा ढूंढे, उसका समय अब आ गया। अब आप एक्सपोर्ट की बात कीजिए, कोऑपरेटिव की बात कीजिए, उत्तराखंड में आने की बात कीजिए, वो जरा बताइए 1-2 मिनट में। बाकी गाय के दुर्दशा के बारे में रोने का कोई फायदा नहीं है, करना क्या है ये बताइए, और आपने क्या किया ये बताइए प्लीज जल्दी से। धन्यवाद। मैं देसी गाय का गौमूत्र प्रतिदिन 12 लाख रुपए से अधिक मूल्य का बेच देता हूं, नंबर एक। नंबर दो, जो ये 12 लाख रुपया वाला संजीवनी रस का मॉडल है, इसकी डिमांड पूरे भारत में करीबन प्रतिदिन 8.5 करोड़ की है। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, प्रतिदिन 8.5 करोड़ का देसी गाय के गौमूत्र का भोग लगा धंधा दिया। है सबके साथ। और इसको यदि कोऑपरेटिव के माध्यम से, जैसे कुछ सालों पहले एक कोऑपरेटिव बना था अमूल, जो दूध आधारित था, अगर यही कोऑपरेटिव गौमूत्र आधारित अगर एक स्थापित हो जाए, विश्व का पहला गौमूत्र आधारित कोऑपरेटिव, जो जो इसमें हमारे कोऑपरेटिव्स के एक्सपर्ट्स है वो हमें अपनी बेशकीमती राय दे, हमें सलाह दे, हमें मार्गदर्शन करे कैसे करे। हमारे जो मन में एक परिकल्पना है कि जिस तरह से दूध कोऑपरेटिव के कलेक्शन बहुत सेंटर बढ़िया, में दूध राइट जमा होने रमेश का, भाई, इसी प्रकार से ठीक, बहुत बहुत ताजा धन्यवाद। गौमूत्र आप का, ऑलरेडी इस प्रकार आप ऑलरेडी गौमूत्र गौमूत्र के उसके फील्ड में हैं, और करोड़ों लाखों का आप वो कर रहे हैं ऑलरेडी। उसका नाम ही है आपका ये कौन सा, संजीवनी रस। संजीवनी रस बहुत दमदार है। मैं लोगों जी से अनुरोध करूंगा आप उसकी एजेंसी लीजिए, और पहले खुद बनाने के पहले मार्केटिंग सीखिए। संजीवनी रस बहुत दमदार है, मैं भी लेता रहा हूँ। और दूसरा था इनका, वो छोड़िए अभी विषय नहीं है उसका। मैं रमेश भाई से अनुरोध करूंगा आप उत्तराखंड में, दिल्ली के आसपास में जरूर ये गौमूत्र वाली जो कोऑपरेटिव की आपकी इच्छा है उसको शुरू कराइए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, ये जो धन्यवाद। लाल जी को आप जानते हैं उनको अभिनंदन दीजिए, क्योंकि 50-60 देशों में जो ये हम्प वाली गाय है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंसल्टेंसी देने की, उनको लोगों को समझाने की कि भाई आप बीफ पे मत जाओ, आप ये उसमें योग भी आएगा, जीवन शैली भी आएगा, सारी बिंदु आएगा, तो अपन मिलकर काम करेंगे। बहुत सारे गुजराती विदेशों में हैं, और रमेश भाई गुजरातियों के बहुत बड़े लीडर भी है, और उनकी बहुत बड़ी पकड़ है पूरे गुजरात में नहीं पूरे भारत में। तो बिजनेस मॉडल में जाने के लिए रमेश भाई आप थोड़ा सा हमारे साथ समझ ले पूरा का पूरा, और ये मॉडल पे आप विदेश में एक्सपोर्ट बढ़ाने का, कंसल्टेंसी का, गोबर की खाद का एक्सपोर्ट करने का, ये वाला काम ले तो वो होगा असली रमेश पंड्या जी का मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पंड्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आगे बताइए साहब।
धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रमेश भाई। कोई बोलना चाहते हैं? संजीवनी रस के बारे में एक बार बता दीजिए गुरुजी। जी जरा जी एक जी, मिनट और में भी बता कोई दीजिए सवाल तो रमेश भाई, पूछिए जल्दी से। संजीवनी रस के संजीवनी बारे रस। में, कोई डाउट्स है तो पूछिए। संजीवनी रस जो है ना, संजीवनी रस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपको हाथ क्यों उठाना था जब बोलना नहीं स- था? संजीवनी रस के बारे में, कुछ संजीवनी रस के बारे में किसी दिन चर्चा की जाएगी। आज कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा हो रही है, आज उसी से संबंधित प्रश्न पूछिए। बहुत कुछ चाहिए ना हमें, हम काय को बिना मतलब का बोले। चलिए मेरा आगे मेरा बढ़िए। नंबर और यहाँ पे अपना दिया हुआ पॉइंट है कि आप आप जो भी रमेश भाई जानकारी का चाहिए मेरे से ले सकते हैं। रमेश भाई का नंबर ले ले। रमेश भाई आपका नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। दिया हुआ है सर, इसमें नंबर दिया हुआ है मेरे रमेश भाई, ले लीजिए, बात कर लीजिए में उनसे। नंबर है। और हाँ, बेच रमेश तो जी। होगा, देशी गाय रखिए, उसका डायरेक्ट गौमूत्र लेना शुरू करे, लेकिन संजीवनी भी है। हाँ जी, अगला कोई विचार या प्रश्न या चर्चा? हाँ प्रोफेसर भाई प्रणाम, योगेंद्र साहब प्रणाम। सीधा प्रश्न बताइए, सीधा एक्शन पॉइंट बताइए। जय हो योगेंद्र भाई। ओझा साहब हैं शायद ग्रुप में, उस दिन चले गए थे वो। उस दिन भी यही सवाल था, आज भी मेरा यही सवाल है कि अभी हमारी कोऑपरेटिव की नई पॉलिसी भारत सरकार ने रिलीज की है और काफी फ्लेक्सिबल कोऑपरेटिव पॉलिसी है, मल्टी प्रोडक्ट पॉलिसी है, और भी काफी सिंप्लीफाई किया हुआ है डॉक्टर चीजों को। साहब जो अगर आप प्रश्न सीधा कर दे, वो तो जी जी, सबको मैं कई बार चर्चा हुई, अगर आप सीधा सीधा प्रश्न कर दे कि ओझा जी ने किस बात का उत्तर नहीं दिया था, सीधा उस पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। आपका जो नहीं नहीं, उत्तर नहीं मिल रहा। नलंगे जी भी हैं और ओझा साहब भी हैं, मैं सीधा सवाल ही कर रहा नहीं, हूँ। प्रश्न बताइए ना। लेट अस फिनिश हाँ, इट इन टाइम, लेट अस आस्क द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं, अभी सीधा क्वेश्चन ही है मेरा कि सीधा एक। प्रश्न बताइए। हाँ हाँ हाँ, आप बोलने दोगे तब ना। भारत सरकार ने कोऑपरेटिव का बोलिए इतना ना, बड़ा बोलिए मूवमेंट प्रोफेसर चलाया साहब, है कृपा करके बोलिए जल्दी। जी, और सरकार की बहुत मिशन मोड में जो है कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, नालंगे जी कह रहे हैं कि हमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी कोऑपरेटिव चलाएंगे। तो मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि मुझे कोऑपरेटिव करनी हो तो मैं सरकार की कोऑपरेटिव करूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, या मैं नालंगे जी की कोऑपरेटिव को अडॉप्ट करूं, ऐसा मेरा सवाल था जी। नालंगी जी बताइए। देखिए, आपने जो सुना है कि कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन सरकार का रहेगा, लेकिन पैसा जो रहेगा वो लोगों का रहेगा और लोग उसको चलाएंगे, सरकार नहीं चलाएंगी। तो सिर्फ जैसा रजिस्ट्रेशन सरकार का रहेगा कोऑपरेटिव का, और कोऑपरेटिव एक्चुअली फील्ड में लोग ही चलाएंगे, जो 11 लोग है वो या 30 लोग है वो। चलिए, ओझा जी है क्या? पीएस ओझा जी। जी हाँ सर, प्रणाम प्रणाम जरा साहब। बोल दो मैं ना भैया, आप भी सर जरा प्रोफेसर साहब को सर एक बार, ये जवाब क्यों नहीं मिलता प्रोफेसर साहब को, कमाल है। जी डॉक्टर एक बार जरा साफ साहब कर दीजिए, जैसे इसमें नालंगी जी ने साफ कर दिया, आप भी जी कृपा करके साफ कर दीजिए। जी बिल्कुल। ये अभी नालंगे साहब ने जो संवाद दिया है, आपको बताया है, उसमें कोऑपरेटिव में एक तो होता है गवर्नमेंट सपोर्टेड कोऑपरेटिव, जिसमें हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पहले से गठित है, उसमें रजिस्ट्रार का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रेगुलर दखल होता है, उनके एडीसीओ का रेगुलर दखल होता है, उसका एक एम्प्लॉय होता है जो सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। एक तो व्यवस्था वो हो गई। दूसरा, जब आपकी अपनी कोऑपरेटिव जो किसान द्वारा प्रमोटेड अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, तो एक्ट वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन का एक्ट वही, स्टेट का जो एक्ट होगा वही होगा। इसमें जब आप नियमावली बनाएंगे तो नियमावली में एक पैरा आता है, उस पैरा में ऑप्शन आपके पास है कि जब हम साधारण सभा का सदस्य बनाएंगे तो साधारण सभा के सदस्य में क्या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अधिकार देंगे। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अधिकार देंगे मीन्स कोऑपरेटिव का, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, पीसीएफ है स्टेट में, या यूपी कोऑपरेटिव बैंक, मैंने सहकारी संस्था कोई आप उसका मेंबर हो सकती है क्या। आप जब नियमावली पढ़िएगा, नियमावली में पीछे की ओर जब साधारण सभा का गठन की बात होगी तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है
तो आप यदि वो ऑप्शन खुला रखेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि इन आइसोलेशन डेवलपमेंट की संकल्पना करना उचित नहीं रहेगा, आपके पास ऑप्शन खुला रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है तो उसमें आपकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी, यदि आपको उनको इंस्टीट्यूशनल शेयर उनके परचेज कर लेंगे तो आपके, जैसे मान लिया डीसीबी का एक शेयर आपने परचेज कर लिया, आपके पास अधिकार होगा कि डीसीबी का जब चुनाव होगा तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या यूपी कोऑपरेटिव बैंक से फंडिंग का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे वो अन्य अपनी कोऑपरेटिव को सपोर्ट देते हैं, उसी पैटर्न पे आपको भी कोऑपरेटिव सपोर्ट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ओझा से जी, कोई हाँ जी, हेलो, बोलिए बोलिए जल्दी, हाँ जरा 1 मिनट में निपटा लो। हाँ हाँ सर, उसी तरीके से जैसे मान लिया प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म में अपने किसानों के उत्पाद को परचेज करके और एमएसपी पे प्रोक्योर करके या परचेज करके उसकी मार्केटिंग करनी है तो आपको लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हम कोई भी डेवलपमेंट मैकेनिज्म नया डेवलप कर रहे हैं, जो पॉलिसी में लिबर्टी दी गई है उसका लाभ लेते हुए, क्योंकि सरकार से इतर हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो तमाम ऐसे हर्डल्स आएंगे कि भाई इसके बाद आपका रास्ता रुक जाएगा, तो हम अपना अच्छा, संविधान बनाते धन्यवाद समय। ओझा जी, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पॉइंट साफ हो गया, डॉक्टर साहब अपना प्रोफेसर साहब को साफ कर दे, कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन तो सरकारी सिस्टम से ही होगा, जी कोई प्राइवेट कोऑपरेटिव नहीं होगी। अब होगी तो अपनी बना ले, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो करना ही पड़ेगा। मैं क्लियर जी, हूं क्या? यस दूसरा, बिल्कुल साहब। यस, अब जैसे हो गया। जैसा ओझा जी ने क्लियर कर दिया और भी ज्यादा, लेकिन कोऑपरेटिव का सिस्टम ऑलरेडी 100 साल से बना हुआ है, लोनिंग का, ऑडिट का, रिकॉर्डिंग का, चुनाव का, सारा सिस्टम बना हुआ है। गवर्नमेंट ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, जैसे मल्टीपर्पज कर दिया पूरे भारत में हर सोसाइटी। मेरी बात सच है क्या ओझा जी? यस बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हाँ, कि हर सोसाइटी अभी किसानों मल्टीपर्पज हो किसानों से गई। जुड़े 17 सब्जेक्ट में आप एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव डिफरेंट हाँ, 17 विभागों में कर सकती है। जी ये दूसरा उन्होंने बार बार जोर दिया है कन्वर्जेंस का शब्द। ओझा जी जरा यस 1 मिनट ये कन्वर्जेंस के बारे में बता दे। सर, कन्वर्जेंस में यह है कि हम किसान से जुड़े हुए सारे एजेंडे, जैसे उसे कृषि की बात होगी, उसके औद्यानिकी की बात होगी, उसके पशुधन की बात होगी, उसके पशुधन में ब्रीडिंग की बात होगी, मैंने जितने एक्टिविटीज है उसके, फ्लोरिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फिशरीज की, जो किसान अपने इर्द गिर्द जो एक्टिविटी कर सकता है, साल के 365 दिन बिजी रहे, उसके लिए, उसके व्यवसायिक गतिविधि से जुड़ा रहे गांव वाला, उसके लिए सारे विचार उसमें किए जा सकते हैं। तो इवन ओझा जी, आपकी कोऑपरेटिव ओझा जी, रिसर्च में भी जा सकती है, यदि आपको लग रहा है कि उस गांव के लिए कोई रिसर्च एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं तो आप रिसर्च के लिए उस एरिया में, उसके लिए भी आपको संसाधन ओझा मिल जी, सकता है। जी ओझा जी, चूंकि जी अपन थोड़ा सर। घुटने वाले लोग हैं, मुझे ये बताइए कोऑपरेटिव में यस सर। कौन सी एक्टिविटी नहीं आएगी? कौन सी कोऑपरेटिव एक्टिविटी में नहीं ऐसा आएगी? कोई किसान गांव से, सर इसमें यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक्टिविटी जो आप सोच सकते हैं गांव में हो सकता है वो सब कर सकते हैं, बस सीधी बस बात है इसमें। इसका मतलब नहीं, शॉर्ट में कोई भी, नालंगी साहब आप भी सुन ले और सब लोग जरा इस पे बहस कर ले, कौन सी एक्टिविटी है जो कोऑपरेटिव के फील्ड में नहीं आएगी? ओझा जी ने बोल दिया कुछ भी नहीं छूटता है, मेरा भी मत यही है। फिर भी अगर किसी का कोई मत हो तो अभी बताइए कि भाई ये एक्टिविटी नहीं आएगी, इलीगल को छोड़कर। हाँ, नालंगी जी इलीगल को छोड़कर, जी जी, जो एक्ट में अनुमति नहीं है। बराबर जी बराबर, सही है। सही बात है, इलीगल कैसे आ जाएगा? नालंगी जी, हाँ बोलिए। कुछ छूटता हो तो कोऑपरेटिव बताइए। में कोऑपरेटिव में सभी काम कर सकते हैं। बस ठीक है, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, लेकिन आज ही मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। फिर भी अगर किसी को क्लियर न हो तो आज क्लियर करवा ले। अपने पास में 20-25 मिनट अभी बचा हुआ है, हम चाहेंगे सब लोग थोड़ा भी अगर डाउट हो, थोड़ा भी, क्यों, मैं रजिस्ट्रार था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जब मैं खादी बोर्ड में पनिशमेंट में भेजा गया 1985 दिसंबर, उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड। वहां पर पावर नहीं थे, वो था डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। मैंने हमने लड़ा और फिर यस वो पावर हमको दे दिया।
और उसके बाद हमने, आप भी लड़िए, ये खादी सर बोर्ड वगैरह उतना को ही भी नहीं हमने सर, मैं अधिकतर बीच में सोसाइटी रोकना को चाहूंगा, वो पावर फिर सारे 1985 एचओडीज को मिल गई सर, जो अब आपने सबको लड़के वो मिल गई है, पावर चलो लिया बहुत था, बढ़िया, फिर सबको उद्यान मिल को गई। भी मिल गई, इंडस्ट्री को भी, मैंने कम से कम लाइन डिपार्टमेंट से जुड़े सारे एचओडीज को रजिस्ट्रार की पावर दी, फिशरीज के डायरेक्टर को भी दे दिया गया, एनिमल बहुत हस्बेंड्री को भी दे बढ़िया, दिया। जी सर। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ओझा जी जो भी वो सोसाइटी बनाएंगे वो अपनी यूएसपी को रखते हुए मल्टीपर्पज अब बनाएंगे, ठीक हाँ है ना? यस यस रवि शर्मा जी, ठीक है। रवि शर्मा जी, ओझा साहब, हाँ आगे बढ़िए सर, आगे हाँ, बढ़िए। जी ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ रवि शर्मा जी, ओझा साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा था। जी साहब। ओझा साहब, हाँ, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर तो कराना ही पड़ेगा, नंबर एक। जी अगर रजिस्टर कराना पड़ेगा तो जो हमारे तावड़े जी रजिस्ट्रार रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और उनके जो पदाधिकारी हैं जिलों में और साथ में हमारे तहसीलों के अंदर, उनको इंस्पेक्शन करने का हक है या नहीं? इसमें देखिए ऐसा है कि टावरी साहब एक एरिया स्पेसिफिक कोऑपरेटिव की बात करी। नाउ यू आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टीपर्पज एक्टिविटी। आपका रजिस्ट्रेशन जैसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी पावर डायरेक्टर इंडस्ट्री को दे दिया, रजिस्ट्रार ने खादी बोर्ड के सीईओ को दे दिया, एनिमल हस्बेंड्री को दे दिया, तो अपने सेक्टर का वो करेंगे, उनके विभागीय अधिकारी उनको विजिट करेंगे। ओके, आपके केस में क्या होगा कि आपके केस में आपका जिले में मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, वो आपको यथा आवश्यकता यदि कोई सरकारी कार्यक्रम से जुड़े, जैसे एमएसपी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको विजिट कर सकता है कि भाई आपने जितना प्रिक्योरमेंट का लक्ष्य दिया था पूरा किया कि नहीं, या पूरा किया या घटतौली कोई शिकायत तो नहीं है, या खाद बीज बांट रहे हैं किसानों के में, जब पब्लिक डोमेन वाली चीज कोई ऐसी कर रहे हैं जिसमें कहीं ऊंच नीच होने की संभावना है, तो आपको देख सकता है, नंबर एक। नंबर दो, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी अपनी कंपनी है, जब तक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? बस। और दूसरा, 5 साल पे एक बार उसका चुनाव होगा। चुनाव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका जो चुनाव अधिकारी होता है वो अपने अधिकार से एआर को एम्पावर करता है कि भाई जाके इस एरिया का चुनाव कर लो। तो पूरे जिले भर की कोऑपरेटिव का जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, वो एक 1250 रुपये फीस जमा होती है ट्रेजरी में, इलेक्शन के लिए फीस जमा करेंगे, एक डेट निर्धारित होगी और उस दिन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो 9 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका चुनाव हो जाएगा। इस कोऑपरेटिव, हाँ, कोऑपरेटिव एक्ट में जो बॉडी रजिस्टर्ड है किसानों की, उसमें और कंपनी एक्ट वाले का भी डिफरेंस लगे हाथ बता दें। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यू हैव द अथॉरिटी की भाई आप अपने हिसाब से उसको प्रबंधन कर लें। उसमें यदि कोई न्यूसेंस होगा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, तो रजिस्ट्रार कंपनी उसको आपको इन्वॉल्व करेगा। उसमें कंपनी लॉ बोर्ड में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ एआर लेवल पे ही निपट जाएगा आपका मामला। तो ये फर्क है इसका। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कोऑपरेटिव इज मच मच बेटर देन द कंपनी एक्ट। जी नमस्कार ओझा जी, एक पूछना था कि क्या ये रुकिएगा एक सेकंड, सबके लिए बहुत जरूरी है ये। जी, अरे, एक बात क्लियर हो गई, रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया, नंबर 2 इंस्पेक्शन क्लियर हो गया, नंबर 3 जो हमारी कोऑपरेटिव्स हैं, जो हम गांव में ग्राम स्वराज से संबंधित, मतलब गांव की ग्राम सभाएं अपना कोऑपरेटिव चलाएं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, इंस्पेक्शन भी जरूरी है, और द थर्ड इज ऑडिट है या नहीं है? जी, ऑडिट ऑडिट हर साल नहीं, ऑडिट ऑडिट नहीं, ऑडिट एनुअल। देखिए, जहां रुपया पैसा इन्वॉल्व होगा तो ऑडिट कराना जरूरी होगा ना, 8 साल। फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर आउटसाइडर बोथ। जहां व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उसका फंड्स का ऑडिट तो होना ही होगा, दैट इज कंपल्सन। बहुत बढ़िया। मेरा एक अनुरोध है शर्मा साहब, ये अगर अपन एक मिनट इसके बाद में बोला, 1 मिनट। अपन ये ग्राम सभा सलाहकार सेवा में ओझा जी के साथ कोऑपरेटिव को फॉर्म करना और ये ऑडिट और ये इसका अगर एक जॉइंट लीडरशिप का प्रोग्राम कर दे ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे, तो कैसा रहेगा? उसमें ग्राम सभा को सलाहकार भी हो जाएगा
और वो कोऑपरेटिव का ट्रेंड आदमी भी हो जाएगा और अपना चार्ज लेगा। कैसा रहेगा ये? बिल्कुल ठीक है सर। ओझा साहब, हेलो जी जी ओझा जी, मैं ओझा कुछ जी, पूछना सर। जी जी ओझा जी कैसा रहेगा ये? ये ऐसा है साहब, करने योग्य है, क्योंकि ग्राम सभा के साथ जो पंचायती राज अधिनियम में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो पैसा ग्राम सभा में जाता है उसका मिसमैनेजमेंट नियंत्रित होगा साहब, ये यदि वहीं पे एक उत्पादक सहकारी समिति हो जाएगी तो। नंबर एक। नंबर दो, हम जो चाह रहे हैं समृद्धि केंद्र के रूप में हर ग्राम पंचायत, या हमारा जो रूरल ग्रोथ सेंटर की बात आपके जमाने में अभी कभी कहा करते थे आप, रूरल बिजनेस हब या रूरल ग्रोथ सेंटर, तो हर ग्राम पंचायत अपना रूरल ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित हो सकती है सर। बहुत बढ़िया। तो और मेरा इसमें अभिषेक इसमें जी से इसमें सर अनुरोध होगा। एक चीज और हम आज अनुरोध करना चाहेंगे। हाँ, एक सक्सेस स्टोरी का भी मौका लगे तो, कन्नौज में अभी डॉक्टर एसपी सिंह आए थे। डॉक्टर एसपी सिंह रिटायर्ड फ्रॉम एज ए जनरल मैनेजर ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। रिटायर होने के बाद उन्होंने एक यूनिट लगानी थी, 4 साल पहले मेरे संपर्क में आए, तो वो किसी तरीके से पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए, थोड़े दुखी हो गए। तो हमने उनसे राय करी कि आप घबराओ नहीं, कोई नया रास्ता आपको निकलेगा। एंड नाउ ही हैज अडॉप्टेड द थोड़ा स्टार्ट डिहाइड्रेशन कर दो, एक्टिविटीज। थोड़ा स्टार्ट। हाँ, और ठीक है, डिहाइड्रेशन पे साहब उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, मैं उसका वीडियो आपको शेयर कर बहुत दूंगा, बढ़िया। कन्नौज में है। और या अभी आए थे, कह रहे सबको थे कर कि दो। सर मैं आलू का डिहाइड्रेशन का प्लांट बड़ा लगाना चाह रहे हैं, क्लस्टर बेस। अब क्लस्टर बेस में क्या है कि बहुत बढ़िया, क्लस्टर बहुत बेस में बढ़िया। सर, तो एक आधा मिनट समय लेंगे। तो क्लस्टर बेस में क्या है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर ठीक है, बोर्ड क्लस्टर बेस प्रोग्राम चला रहा है। इसमें इंडिविजुअल फार्मर जो हमारी कोऑपरेटिव के होंगे, उनको जैसे मान लिया कोई हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर में, फॉर एग्जांपल आलू की ही बात हो रही है, तो आलू चलो के ओझा जी, कल्टीवेशन की जो ओझा लागत जी, आएगी उसका। ओझा जी जी ऐसा सर। है, ओझा जी बहुत बढ़िया। मैं सर। ये चाह रहा था, अभी जैसा सबने एग्री कर लिया, अभी हमारा हो गया ये कि शर्मा जी का ग्राम सभा की सलाहकार सेवा में, मेरा भी बड़ा जोर है उसमें, हम सबका जोर है एक। और उस सलाहकार सेवा के अंतर्गत में एक विषय कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ। तो अभिषेक जी, क्या इसको करवाने में अपने को कोई प्रॉब्लम है? अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम चार्ज लेकर, लेटेस्ट चार्ज कैसा रहेगा ये प्रोग्राम? हार्डली 10-15 दिन का। ये प्रोग्राम ऑलरेडी प्लान हो चुका है। ये प्रोग्राम रुकिएगा। जी जी हो 24 गया, और बहुत 25 बढ़िया, को ये प्लान है। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी इसमें रणवीर जी के कुछ प्रश्न हैं, वो अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे। रणवीर जी, अभी यहाँ चलो पे अभी बहुत सारे मोटा मोटा, साथी हैं, ठीक है, अभी मोटा बहुत सा सारे साथी हैं, प्रिंसिपल ये आगे हो गया। साथियों को प्रश्न ले लिए जाएं और अलग हाँ, से हम लोग चर्चा प्रश्न कर ले लो। लेंगे, हाँ, ओझा जी के साथ, बढ़िया नालंगे बढ़िया जी के बढ़िया, साथ, आपके साथ, राइट, टावरी जी के साथ। जी ठीक है, बहुत आ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अभी अगला और कोई प्रश्न? अभी अपने देवदत्त पास जी, में 15 अपना मिनट के प्रश्न। करीब में, 15 मिनट। देवदत्त जी, कोई प्रश्न हो पॉइंटेड, 15 मिनट अभी है, कोई हाँ प्रश्न नहीं है? हाँ, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर बलदेव राज। तेवतिया बोल रहा हूँ। एक मिनट पूछना था ओझा सर से कि हाँ, बोलिए सीधा। इसमें स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह खोलने का मल्टीपर्पज सोसाइटी में प्रोविजन है या नहीं हाँ है? जी है, बताओ बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल ओझा है, जी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल क्योंकि है। अभी चलिए, अब खत्म अब हो गया, अभी हो तक गया, हो गया, हो कोई गया, भी हो गया, है। यूनिवर्सिटी ना उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशल, उसमें सेंटर जो अभी आपका जो कम्युनिटी सेंटर है उसको इस्टेब्लिश करने की व्यवस्था उसमें कर दी गई है साहब। और ये भी बता दें कि युवा सरकार धन्यवाद योजना केवटिया एनसीडीसी साहब, चला रही है, उससे केवटिया संसाधन भी जी, मिल जाएगा आपको। जी चलिए, जी, अपने पास अभी 15 मिनट है। केवटिया देवदत्त जी, ये गंगवार बिंदु जी। कई बार, जी जी, सभी को मेरा प्रश्न। प्रणाम। देवदत्त गंगवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से हाँ सभी को प्रणाम। बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि हम जो कोऑपरेटिव बनाने जा रहे थे, हमने अपनी कोऑपरेटिव पहले तो गांव के लिए कोऑपरेटिव बनाने की सोची थी, लेकिन आज जो कोऑपरेटिव का ये सुन करके प्रस्ताव, मुझे अब ये लगने लगा बजाय कोऑपरेटिव मैं जो गांव की बनाने जा रहा हूं, अब मैं जिले की बनाऊं, तो ना मैं अब जिले की कोऑपरेटिव। इसमें साहब हम आपको अनुरोध ये करना चाहेंगे कि आप जो दायरा है, विकास खंड पहला दायरा है, देखिए ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे ना, तो पहले साल जो प्रयास करेंगे विकास खंड का, हम बढ़िया व्यवसाय कर लेंगे तो दूसरे साल में हम तहसील की बात कर सकते हैं और तीसरे साल में हम पूरे जिले की बात कर सकते हैं। तो उद्देश्य ये है ना कि देखिए, उद्देश्य ये है कि
आपका गांव, बगल का गांव, बगल के बगल का गांव जुड़ जाए, उद्देश्य है सहकारिता का मतलब। जी जी और जी जिले भर बिल्कुल का लेंगे तो एक यहाँ क्या होगा, दूसरा 50 किलोमीटर का कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक फिर ठीक वही ठीक ठीक फेल हो जाता है। तो ठीक ठीक सोचिए ठीक जरूर बड़ा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिए तो ज्यादा अच्छा बहुत रहेगा। बढ़िया। तो मैं ये इस ओझा समय जी कमेटी जो बना रहा हूँ वो कमेटी ब्लॉक की बना रहा हूँ, अब की भतपुरा ब्लॉक की पैसे तो मैं सोच रहा था गांव की कमेटी बना रहा हूँ, लेकिन अब गांव नहीं, अब मेरा दायरा बढ़ गया, ब्लॉक की कमेटी बनाऊंगा। ऐसा है गंगवार साहब, ऐसा है, मेरा जी अपना मानना है कि गांव, यदि एक ब्लॉक का दायरा, एक ब्लॉक में कम से कम 40-50 से लेके 70 ग्राम पंचायतें होती हैं, और आरम 79 पार है कम मेरे से ब्लॉक की। कम, और आरम पार ठीक कम है। से कम 15-20 किलोमीटर का दायरा होता है। जी तो वो 9 आदमी 20 किलोमीटर की दूरी से आप प्लान कर लीजिएगा कि 9 आदमी जो बोर्ड में बैठेगा वो जी आसानी से मिल सकता है क्या, क्योंकि कोऑपरेटिव में जब तक नियमित मिलेंगे नहीं तब तक व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। तो ठीक आप साहब, इस प्लानिंग, इस लॉजिस्टिक्स को इस्टेब्लिश करके तब इस पे काम करिएगा, ज्यादा उचित ठीक है। रहेगा। ठीक है ओझा साहब, मैं ओझा पूरे जी जिले में। धन्यवाद। जी जी ओझा ठीक साहब ठीक आपसे, अभी हो हेलो गया, ठीक जिला हो गया। गंगवार जी बहुत आप करिए, ये अभी ओ- 12 मिनट रह गए हैं। ये गंगवार जी अगर पूरा जिला ले ले और कोऑपरेटिव माध्यम से 100 करोड़ प्रति ब्लॉक, और उसमें 10% कंसल्टेंसी चार्जेस अभिषेक जी से बात करके, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी क्रांति होगी बरेली जिले के अंतर्गत में। और ओझा जी एक अनुरोध है आपसे, अगर जी। कोई अपने जिले का जैसा मीटिंग करना चाहे, गंगवार जी कि जिले हम्म का वेबिनार करे और आपको बुलाना चाहे, तो क्या आपकी सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी नहीं, वेबिनार के उपलब्ध हो माध्यम जाएगी से सर। सलाह हमने देने के लिए? हमने तो सर कथा से क्रांति वाले एपिसोड में 2 जिले तो मैं कवर कर चुका, तीसरे में चित्रकूट की तैयारी कर रहा हूं मैं। तो आप बुलाएंगे तो हम आ वाह जाएंगे, वाह वाह हमें वाह वाह वाह, हमें समय बहुत से पहले बढ़िया, बताना पड़ेगा आपको बस। ओझा साहब बहुत बढ़िया, एक करिएगा, ओझा साहब बहुत बढ़िया। जी साहब बताएं। जरा शर्मा जी थोड़ा 1 मिनट रुक जाए, मेरा भी और एक भी कोई सवारी बोलना है। चाहते? शर्मा जी मेरा ओझा आपसे जी सादर अनुरोध है, प्रणाम है, थोड़ा एक राउंड पूरा हो जाए, उसके बाद समय बचा तो आपको जरूर देंगे। शर्मा जी के साथ तो अलग से आप ओझा जी से बात कीजिए, क्योंकि शर्मा जी आपका जितना कमिटमेंट है गांव पंचायत के लिए, वो पंचायत के साथ जोड़कर, ये कोऑपरेटिव के साथ जोड़कर बहुत दौड़ेगा। तो आप चाहे इसी नालंगी जी से बात कीजिए, सवाल चाहे है। ओझा जी से बात कीजिए, लेकिन अभी जरा दूसरों को मौका दे दीजिए। जरा 1 मिनट, अपने पास में केवल 12 मिनट बचे अभी, तो शर्मा जी को मैं ब्रिगेडियर सादर अनुरोध करता हूँ, दूसरों को मौका दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, और ब्रिगेडियर कौन राजा बोलना राम चाह रहे यादव थे? जी, ब्रिगेडियर हाँ राजा यादव राम जी, यादव जी। हाँ जी भाई साहब बोलिए। सर मेरी छोटी सी सजेशन भी है। जो हम्प वाली गाय है, चाहे 52 देशों में है, उसकी दूध की, गोबर की और यूरिन की गुणवत्ता उसकी जमीन पर निर्भर करती है, माइक्रोब्स का रोल है। तो हम ये गाय के गोबर के पदार्थ या यूरिन के पदार्थ अपने देश के लिए, अपनी देश की कीर्ति के लिए बने हैं प्रकृति में, उसको विदेश भेजने का ना सोचें। ये मेरी राय है, बाकी आपका मानना। दूसरा जो मेरा सवाल को थोड़ा चलिए, राजा था। राम जी की बहुत बहुत जय हो। अपन इस पे डिटेल में बात करेंगे जब लाल सिंह जी के साथ में गाय पर बात करेंगे अपन। इस वक्त अपन बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव और सशक्तिकरण की बात। गाय का विषय इस वक्त में नहीं है, वो आप जरूर जयपुर आएंगे ऐसे मुझे विश्वास है। वहां आपका बहुत कुछ लर्निंग, रीलर्निंग और अनलर्निंग भी होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी अपने पास में 10 मिनट बचे हुए हैं। अभिषेक जी और कौन कौन बोलना चाहते हैं? सर एक गुमान सिंह जी। हाँ सर, जी हाँ गुमान सिंह जी बोलिए। और हाँ, नमस्कार एकजुट सर। की बात में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, बाकी बिल्कुल अच्छे बात इसके हो बाद गई। जरा गुमान सिंह जी तो बोलेंगे इसका अभी। आप एडवाइस करिए हाँ। कि आपसी सहयोग और एक इसके बाद ये कौन बोल रहा है बीच में? हेलो, गुमान सिंह जी बोलिए ना। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ मैं बोलिए ये बोलिए, कह रहा जल्दी था बोलिए, सर, पॉइंट। अपने जैसे राजस्थान में हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जैसे कोऑपरेटिव का, तो हम पहले ग्राम स्तर पे स्टार्ट करेंगे, तो किस तरह से हमें हेल्प मिल पाएगी जैसे अपना ये इसके थ्रू राजस्थान में? कहाँ कहाँ किस जिले से बोल रहे हैं आप? अलवर जिले से सर, अलवर, राजस्थान के अलवर अलवर जिले जिले से। तो उसमें ऐसा है, स्टेट का जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का वेबसाइट है ना, नेट पे डालेंगे अच्छा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का, उसका राजस्थान का, तो उसमें आपको उसकी गाइडलाइन और सारी व्यवस्था सब आपको दिख जाएगी। कोई इन एनी केस आप अनकंफर्ट, आप, मेरा नंबर हमने ग्रुप में डाल दिया है, आप मेरे से बात कर लेंगे और अच्छा हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब बहुत बिल्कुल आसान बिल्कुल। हो गया है कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन, जब से भारत सरकार की पॉलिसी आई सारे राज्यों ने अपने यहाँ उसको अडॉप्ट कर लिया है। और जैसे हमारा स्टेट में है वो भी ऑनलाइन पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर दिया है, हर राज्य ने अपने यहाँ कर दिया है।
तो हम आपकी पूरी मदद कर देंगे, आप अलग से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ साहब बताएं, और कोई चीज? जी, बलदेव राज सूद जी, बलदेव जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं प्रश्न। ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपने रणवीर जी ने कहा है कि ग्राम सभा को तीसरी सरकार माना है, तो ग्राम सभा में अगर हमें कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्टर करनी है तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में क्यों जाना, ग्राम सभा से उसको अनुमति ली जाए। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, अब आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, फिर से बोलिए जरा सा। ब्लॉक सभा में क्यों मेरा जाए? सवाल यह है कि हाँ एक ग्राम सभा को तीसरी सरकार माना गया है संविधान हाँ में 1992 के संशोधन में। तो अगर हाँ। ग्राम सभा तीसरी सरकार है तो ग्राम सभा में हमें कॉर्पोरेट सोसाइटी बनानी है तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में या उस ब्लॉक में क्यों जाना, ग्राम सभा से अनुमति ले हम। ना ना ना, ऐसा है नहीं। देखिए, दो चीजें हैं ना, दोनों चीजें एक साथ ना जोड़िए। तीसरी सरकार है उन कार्यक्रमों के लिए जो पंचायती राज से जुड़े विषय हैं। नहीं आप सभी के लिए। व्यवसाय करने, सुने एक मिनट, लिसन, पूरी बात सुन ले। आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो व्यवसाय करने जा रहे हैं तो व्यवसाय में आप एक अलग बॉडी बना लेंगे। ग्राम सभा का मतलब यह है, या ग्राम पंचायत का मतलब यह है कि आपका दायरा ग्राम पंचायत का एरिया, ग्राम पंचायत में जितने पूर्व हैं वहां के किसान होंगे। और जब पंचायत की बात करेंगे, तीसरी सरकार की बात करेंगे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, जिसमें पंचायती राज से जुड़े हुए सरकार के ढेर सारे कार्यक्रम, भी सरकार की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है ग्राम पंचायत। वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ उसकी क्या कहते हैं शौचालय की व्यवस्था, वहाँ आवास की व्यवस्था, जो डेवलपमेंट से जुड़े एजेंडे उसके लिए वो बनाया गया है। लेकिन आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, खेती से जुड़ा व्यवसाय या खेती एलाइड एक्टिविटी से जुड़ा व्यवसाय, इसलिए आपको अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। अब दायरे की बात के, दायरे का मतलब ग्राम पंचायत में जितने पूर्व है उसके किसान जुड़ के करें। फिर अगली बार ब्लॉक बगल के गांव का ले लें, या न्याय पंचायत पूरा ले लें, फिर ब्लॉक ले लें, फिर तहसील ले लें, फिर जिला ले लें। जब जिला हो जाएगा तो फिर वो दुनिया में काम, पहली यूनिट भी पूरे दुनिया में काम कर सकती है। जैसे मान लिया कोई ऐसी चीज पैदा किया जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, तो उसका कोई रोक नहीं है कि आप अपने गांव में बनाए तो बगल के गांव में ही बेचेंगे या जिले में ही बेचेंगे। सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल है। उद्देश्य यह है कि आपसे जुड़ा हर किसान आपसे उस कोऑपरेटिव से जुड़ जाए, उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। अभी महेश्वरी अपने पांडे पास जी। 5-6 मिनट बैठे हैं, अभी 5-6 महेश्वरी मिनट पांडे जी। बचे हैं। रणवीर जी, मैं अनुरोध करूंगा आप ओझा जी से डायरेक्ट बात कर ले तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं अभी 5-6 मिनट बचे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा एक तो अभिषेक जी कुछ बोल ले, और अगर किसी के कोई प्रश्न बचे हो तो एक एक मिनट में, जो भी नहीं बोले हैं मगर कुछ प्रश्न है दिल में मत रखिए, कृपा करके प्रश्न कीजिए, लेकिन प्रश्न के लिए प्रश्न मत कीजिए। कृपा करके जो नहीं बोले हैं जरूर बोलिए। बाकी फिर मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बाद में वो संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, आपने सहयोग किया। मैं ओझा जी का विशेष आभारी हूँ, मेरे गुरु भी है। नहीं सर, कोऑपरेटिव मैं के आपका क्षेत्र में जितना ओझा जी ने महेश्वरी जी। हाँ सर, मैं ललित पंत बोल रहा हूँ पिथौरागढ़ से। ललित जी अभी नहीं, महेश्वरी जी के बाद जी। हाँ सर नमस्कार ओझा जी को। कौन अरे भाई बोलने जरा एक मिनट रुक जाओ। सर कोऑपरेटिव बैंक जी और हमारे ओझा जी, अरे बाबा जी बोले देबा बाबा जी, ए बाबा हो बोले दा कोऑपरेटिव बैंक अपना खोलने के लिए बताइए सर गांव में। आप जब अपनी कोऑपरेटिव बनाएंगे तो उसमें इसकी भी व्यवस्था है। उसके लिए जब बैंक खोलेंगे तो बैंक की लाइसेंसिंग आरबीआई की गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन आपको आरबीआई के साथ पत्राचार करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी जमा होगी, उसकी अलग प्रक्रिया, अलग से बात कर लीजिएगा। इसमें पहले आप कोऑपरेटिव फॉर्म करिए, उसके उसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट में कोऑपरेटिव किसान अपने किसानों की मदद के लिए एक बैंक की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, लिखा हुआ है उसमें, उसके क्या कहते हैं जो उद्देश्य दिया हुआ है उसमें। तो जब वो स्टेज आए कि पहले खेती किसानी, ऐसा है ना कि पहले खेती किसानी से जुड़े एक्टिविटी के प्रोसेसिंग का, उसकी मार्केटिंग की बात करी जाए, आपकी मदद के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यूपी कोऑपरेटिव बैंक या राष्ट्रीय बैंक सारे उपलब्ध हैं। एनसीडीसी जैसा इंस्टीट्यूशन आपको उपलब्ध है।
जब बैंक की बात आएगी, क्योंकि सबसे कठिन सवाल सबसे पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन इतनी टफ है बैंकिंग के लिए कि वो फॉर्मेलिटी पूरा करने पता चला सारी एनर्जी उधर ही लग गई। तो हम जो आसान सवाल है उसको पहले शुरू करें। जैसे आप पिथौरागढ़ के हैं तो पिथौरागढ़ एरिया में जैसे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनके वैल्यू एडिशन की बात करी जाए, उसके वैल्यू एडिशन करके उसके ब्रांड से मार्केटिंग की बात करी जाए। जी। ओझा सर हमारे जितने बीच भी में एफपीओस थे अभी दो उनको लोगों के प्रश्न उनको है। कोऑपरेटिव एक ने है गोपाल प्रसाद सर जी, एक मिनट सर, एक छोटा सा सवाल जरा सर, अलग से। ओझा सर जो भाई आपने बोला, साहब, अभी समय हाँ, की कमी है। एक छोटी सी बात है। अरे भाई, जो एफपीओस थे उसको हमेशा कोऑपरेटिव से गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में तो जुड़वा दिया, तो अगर हाँ। जुड़वा दिया तो फिर उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? वो तो 4 साल 5 साल पुराने हो गए, उनको कैसे मिलेगा? वो तो हाँ, कोऑपरेटिव से जुड़े हैं, उनका अकाउंट है। हाँ, ऐसा है ना, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस समय जोड़ा गया, जोड़ने में एक होता है नहीं कि भाग दौड़ में आओ जल्दी जल्दी दौड़ो, दौड़ में शामिल होकर आपने दोस्ती कर लिया। दोस्ती जब बेमेल दोस्ती हो जाती है तो काम नहीं चलता है, गौर करिएगा। उस समय लक्ष्य दिया था, भारत सरकार ने विभाग को जिम्मेदारी दी थी रजिस्ट्रेशन की, हम भी सरकारी अफसर थे, हम कहने के बाद भी कि भाई ऐसा करना उचित नहीं है, बेमेल संयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैक्स वही बाइबिल हो सकती है जिसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट में हो। ओझा जी, ये जी। आपसे डायरेक्ट डिटेल में और बात कर लेंगे। ये अभी हमको इनका एग्जैक्टली नाम ये और 3 नंबर मिनट आप के बाद हमारे खत्म ग्रुप में करना डाल दिए, है। अलग से बात कर लीजिएगा इसमें। हाँ, इसका तो अगर ये गोपाल ऐसा प्रसाद है जी ना का कि 1 ये, मिनट का हाँ जी सवाल और जी राजू पटवर्धन साहब, जी ये राजू पटवर्धन साहब के बहुत अधूरे सपने हैं, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। आप इस अभियान को पटवर्धन साहब अभी लीजिए, इस अभियान को। शर्मा जी बहुत दमदार है और आपके साथ में है, तो ये 2 लोग बच गए हैं। फिर मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल समय पे इसको वाइंड अप कर दे। गोपाल प्रसाद जी, प्रश्न क्या है आपका? सबों को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आपका मैंने देखा था कि आपने 10,000 रुपए का वो जो राशि है वो आपने दिया था कोऑपरेटिव बॉडी के गोपाल जी, फॉर्मेशन प्रश्न के क्या लिए। है? सीधा प्रश्न इसके पे आइए आगे की प्लीज। प्रक्रिया क्या प्रश्न होगी नहीं है। ये किसी को नहीं पता, सीधा यही तो प्रश्न प्रश्न पे है मेरा। आइए प्लीज। मेरा प्रश्न यही है कि कोऑपरेटिव फॉर्मेशन के लिए जो आप प्रथमतः जो पैसा दिए थे उसके आगे की प्रक्रिया में क्या हुआ? वो अलग से बताएंगे आपको, मैंने क्या दिया कैसा दिया अलग से बताएंगे। इस वक्त तो बस लास्ट में हमारा राजू पटवर्धन साहब से अनुरोध है, इसके बाद में अभिषेक जी इसको वाइंड अप करिए। अगर आप कुछ बोलना चाहे, आप सबने सहयोग किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, बट लेट अस हैव मोर एंड मोर डिस्कशन ऑन दिस कोऑपरेटिव, ग्राम स्वराज एंड पंचायत राज की सलाहकार सेवा। बहुत बड़ी सेवा होगी देश की, दुनिया की और जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमलानंद जी पटवर्धन साहब। नमस्कार। हाँ। नमस्कार नमस्कार। काशी जी, मैं राजीव पटवर्धन, बिहार औरंगाबाद। ये ओझा साहब को भी नमस्कार। और पटवर्धन साहब, जो सीधा सवाल हो तो वो बताइए जरा। नमस्कार तो बहुत हो गए अभी, क्योंकि हमारे बीच में पिथौरागढ़ से पंत जी आए हैं, ललित पंत। मैंने खास अनुरोध किया था, मैं चाहूंगा 1 मिनट उनको भी दे दे। और पटवर्धन साहब जरा सवाल जल्दी से कर लीजिए प्लीज। ओझा जी मेरा सवाल बहुत छोटा है। कोऑपरेटिव में न्यूनतम इंटरेस्ट रेट क्या है और अधिकतम इंटरेस्ट रेट क्या है? कृषि संबंधित कृषि, चलो वो तो अलग अलग होगा। ओझा जी आप ऐसा बतला है पाएंगे ना, क्या? इसमें ऐसा है कि एक बेसिकली एनसीडीसी एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव के प्रमोशन के लिए भारत सरकार ने बनाया, तो उनका नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 9.25% होता है, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उन्होंने अपर कैप लगा रखा है, 9% से ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो ये 9 और 9.25 के बीच में कुछ रहेगा, इसमें कोई मतलब संकट नहीं अलग है। अलग तो ओझा जी चार्ट में जी सर। अलग अलग रेट्स है प्रोग्राम के हिसाब से। अभी समय की कमी है, मैं चाहूंगा ललित पंत जी, आप पिथौरागढ़ से बोल रहे हैं, कुछ जल्दी से पूछना चाहे तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे पिथौरागढ़ से बोलिए। जी प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। मेरा नाम ललित पंत है, मैं भारत, नेपाल और चीन की सीमा से बोल रहा हूँ। हम लोग हेल्थ सेक्टर में यहाँ काम कर रहे हैं। मैं कोऑपरेटिव बना के काम करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव आप लोगों के पास हो तो बताइएगा, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है। आप हेल्थ एक बहुत बहुत बड़ी काम कर समस्या रहे है। हैं। कौन सा एरिया है आपका पिथौरागढ़ का?
पिथौरागढ़ में ही कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला है, चंपावत जिला है, यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं ट्रस्ट बना के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको कोऑपरेटिव बेस पे किया नहीं तो जाए, और cooperative क्योंकि ऐसा है ना, ऐसा करेंगे हम, युवा सहकार योजना की गाइडलाइन हम अभिषेक जी को भेज देंगे या ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे, या बढ़िया। कोई एक कॉमन ग्रुप बना हो तो उसमें डाल देंगे। तो उसमें आप जो ये हेल्थ एंड वेलनेस की बात कर रहे हैं ना, आप जी 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 हेल्थ एंड वेलनेस के साथ एग्री टूरिज्म को जोड़ के एक बड़ा कार्यक्रम वहां कर सकते हैं। यदि बहुत बढ़िया, कनेक्टिविटी अच्छी हो आने जाने का, तो बहुत व्यवसाय बढ़िया। का व्यवसाय हो जाएगा और टूरिज्म का टूरिज्म और अपना हेल्थ जी का जी हेल्थ हो जी जाएगा। इसी एक साथ इसी एक मोड काम पे ओझा करना जी, है। जी आपसे डायरेक्ट बात करेंगे अभी। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। अब आप संभालिए। शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, आभारी हूं मैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई कमलानंद जी। कुछ साथियों के अभी भी प्रश्न बचे हुए हैं। मोहन चंद्र जी संक्षेप में अपना प्रश्न करें, फिर इसके बाद भास्कर पाटिल जी। ललित जी, धन्यवाद सर, अभिषेक जी अपना और नंबर सभी छोड़ का दीजिए। जी जी सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार सर। शॉर्ट में एकदम से बोलता हूँ। हम लोग कई विषयों पर बात करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान अर्जित हो रहा है। उसमें मेरा प्रश्न एक ही है कि हम अगर नई नई चीजों पर हम इस तरीके से बात करें, क्या हमारे प्रबुद्ध लोग थोड़ा सा पीडीएफ गाइडलाइन बन सकती है क्या हमारी, किसी भी विषय पर हम अगर करते हैं तो? जैसे कई यही है सहकारिता के लिए, और अपना जो हम बोले अभी बैंक खोलने की बात हुई, तो इस तरीके की अगर गाइडलाइन की अगर कुछ व्यवस्था होती तो हम सबको सहूलियत होती। बस यही मेरा नहीं, अब प्रश्न है। जैसे नहीं, देखिए हर चीज का आज की तारीख में सबके पास एंड्रॉयड फोन है, नंबर एक। नंबर दो, आप जैसे बैंक खोलने की, कोऑपरेटिव सेक्टर में बैंक खोलने की गाइडलाइन चाहिए तो आरबीआई की साइट पे जाइए, आप क्वेश्चन रेज कर दीजिए, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, जी उसको ठीक। लेके पढ़ना पड़ेगा, नंबर एक। जी जी मैंने जी पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने सबने अपने अपने कार्यक्रमों को पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। तो गाइडलाइन के लिए वो जमाना गुजर गया जब किताब छपती थी, किताब बांटी जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिंगर टिप पे आपके अवेलेबल है। ठीक है ना? जी सर वो है। मेरा कहने का ये मतलब था कि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो वो चीज की बात कही मैंने। बाकी वैसे तो गाइडलाइन सभी को मालूम है, वो और बाकी नहीं, मिलेगा। और दो चीजें हैं ना, मिलेगा। बजाय स्पेसिफिक सवाल हो, नंबर हमने दे रखा है। कभी आपको लगे, आज भी सवेरे से शाम तक किसान हमसे संवाद में रहते हैं, उद्यमी हमारे संवाद में रहते हैं। जी जी अनजान तरीके का भी फोन आ जाता है, साहब ये इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें क्या राय होगी। तो स्पेसिफिक चर्चा भी हो जाए, बजाय जूम मीटिंग में चर्चा होने के, उसमें कि साहब ये व्यवस्था हम करना चाह रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक राय क्या है, तो हम उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा उचित रहेगा ये। भास्कर पाटिल जलगांव। भास्कर पाटिल जी, नमस्कार सभी को। क्योंकि अब लेट भी बहुत हो रहा है, और अब जैसे होता है नहीं, सब लोग, हम भी 62 साल की उम्र हो गई, रोटी खा के अब सोने का समय हो रहा है, ताकि सवेरे जल्दी उठे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला है। तो अब ये 60 में कंक्लूड किया जाए। जी बिल्कुल। हमने सोसाइटी नंबर डाल रखा है, हमसे स्पेसिफिक सवाल होगा तो टेलीफोन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि संयुक्त परिवार में परिवार इंतजार करता रहता है साथ भोजन करने का, तो इसलिए हम भास्कर पाटिल जी बोलिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाए तो क्या कहे उनको, कौन सी सोसाइटी रजिस्टर करनी है? क्योंकि हमारे गांव में ऑलरेडी एक सोसाइटी है, और आप जो बोल रहे हैं कि अलग अलग बातें हो रही है कुछ, यानी उनके नियमों की, तो फिर उनको हम यानी बाइफर्गेशन कैसे करें? भास्कर पाटिल जी, आप एक सोसाइटी के चेयरमैन हैं और मैं रोज आपके साथ घूमता हूं। आपने ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। सब रजिस्ट्रेशन सब काम हो जाएगा आपका। ऐसा कोई भी सवाल न पूछे ऐसा। तो अपनी कृषि के एग्रीकल्चर की सोसाइटी है, उत्पादन प्रक्रिया और मार्केटिंग की सोसाइटी अपनी। धन्यवाद। मुझे लगता है सभी साथियों के, अगर किसी का और प्रश्न बचा है तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं, अन्यथा समय हो चुका है और अब समय पे विशेष वो है, इसलिए मैं थोड़ा सा रणवीर शर्मा जी, नेशनल कोऑपरेटिव के बारे में बता देते सुभाष जी। नेशनल कोऑपरेटिव में अभी 5 लोग आए हैं और 5 लोगों से हमारी रोज मीटिंग हो रही है, काम चालू है। अभी हम लोग चुन रहे हैं नेशनल कोऑपरेटिव में, और नेशनल कोऑपरेटिव 15 अगस्त से स्टार्ट हुई है। उसमें अपन चुन कर लोग ले रहे हैं।
और उनको स्टडी करने में दिया जाता है। उनका स्टडी होने के बाद उनको लिया जाता है, क्योंकि 250 प्रकार कोऑपरेटिव में है। लोग सुनते नहीं, बाकी जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं। और कोऑपरेटिव में 250 प्रकार की कोऑपरेटिव आप निकाल सकते, कौन सा भी काम कर सकते, कहाँ भी कुछ भी कर सकते कोऑपरेटिव के द्वारा। तो अभी ये सब सब्जेक्ट लोगों को समझेगा तो उनको कोऑपरेटिव में लिया जाएगा। और कोऑपरेटिव 1 महीना मुदत दिया है, 30 सितंबर तक बन जाएगी। रणवीर शर्मा जी। अभिषेक जी, देखो ऐसा है, सुभाष जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ओझा भाई साहब ने बिल्कुल सारे लीगल जो पॉइंट वो सारे क्लियर कर दिए हैं। आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। अब इस पे तो जूम पे उस पर अलग से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। रमेश पांड्या जी, आपने हैंड रेज किया है। जी रमेश पांड्या जी, मेरा सवाल ये था कि जो ऑलरेडी देश के अंदर में कई सारी कोऑपरेटिव एग्जिस्टिंग चल रही है, क्या उसके मेमोरेंडम में कोई एक गौ सेवा गतिविधि या गौशाला या गौमूत्र उत्पादन, ऐसा कोई भी जो गौ गायों को लिए कुछ हेल्पफुल हो सके, ऐसा अमेंडमेंट करके भी चल सकता है क्या? जी, मैं मेरा सवाल दोबारा दोहराऊं? हाँ, दोहराओ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो पूरे भारतवर्ष में कई सारी कोऑपरेटिव चल रही है, जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित या ऐसी कौन सी कोऑपरेटिव है जिसके अंदर में एक पैरा अमेंडमेंट करके जोड़ा जाए जो गौ सेवा गतिविधि को बल दे, क्या ऐसा संभव है? जी, संभव है। तो नई कोऑपरेटिव बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव उसी के अंदर में गाय का काम शुरू हो जाएगा। जी जी जी, एकदम जी संभव। बहुत हमारे अन्य कोई साथी अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वैसे समय खत्म हो चुका है। मैं आखिरी में हमारे कपिल कुमार जी से कहूंगा कि आखिरी में आए और थोड़ा सा सभी का उत्साहवर्धन करें और सभी को धन्यवाद ज्ञापन आपकी तरफ से। कपिल जी। नमस्कार, नमस्कार अभी भाई, कमलानंद जी महाराज नमस्कार। और आप सबको सुना मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब कि गांव और जमीन से जुड़ रहे हो, क्योंकि मैं अब यूरोप में जब देख रहा हूँ, मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है यूरोप का। यहाँ पे जो यूरोप में जो है किसान, वो सबसे रिच आदमी है, सबसे अमीर आदमी यहाँ के किसान है, क्योंकि इन लोगों ने वो बेस बनाया है उन लोगों के लिए। जैसे अब ये कोऑपरेटिव बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो उतना खड़े हो गए हैं कि उनको अब गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होती है। तो इसलिए ये शुरुआत है, आप इसको लीजिए, कोऑपरेटिव है जो भी है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं जानकारी टेक्निकल है, जो कुछ भी है, अभिषेक भाई और कमलानंद जी महाराज से भी मैं जुड़ा हूँ, तो हम वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो अभी आपके पास स्वदेशी तो है, बायो आजकल वही सबसे ज्यादा चल रहा है यहाँ पे भी, कि जो बायोलॉजिकल जो आप अपनी खाद से जो बनाते हैं, केमिकल यूज नहीं करते हैं, आज सबसे ज्यादा वही यहाँ पे बिक रहा है। उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है उन चीजों के, और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोग केमिकल को छोड़ के वापस उसी तरफ जाना चाहते हैं। तो इसलिए आइंदा जो हमारा है तो वो यही है कि हम वापस प्रकृति से जुड़ें और उसी विज्ञान से जुड़ें जो हमारा था पहले, और वही आगे जाने वाला है। ये बात इनको समझ में आ चुकी है, यहाँ के लोगों को मैं देख चुका हूँ। मतलब कि जो केमिकल वाली चीज, जो भी सब्जी है या जो भी चीज है, अगर वो 1 रुपए में मिलती है तो 3 रुपए देखे जो बगैर खाद की चीजें यहाँ के लोग खरीदते हैं, 3 गुना देके खरीद रहे हैं और खुश होके खरीद रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि वो 2 रुपए फिर भी बचा रहे हैं, कि 2 रुपए जो डॉक्टर को जाने थे केमिकल खा के, वो बचा रहे हैं हम। ये जिंदगी है, हमें वापस कुदरत से ही जुड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जान बचेगी। यही कुदरत का विज्ञान है और यही मुझे लगता है कि यही जिंदगी का फलसफा है। धन्यवाद। धन्यवाद कपिल जी, धन्यवाद कपिल जी।
यही बात हम 30 साल से भारत के लोगों को कह रहे हैं कि बाकी देश में सरकार की जरूरत नहीं है, कोऑपरेटिव चला रहे हैं। हमारी भी एक कोऑपरेटिव नेदरलैंड में है, उसका फर्टिलाइजर हम भारत में सिक्किम में यूज कर रहे हैं कोऑपरेटिव द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। और इसी से ही ज्ञान विज्ञान यही है अब कि आप वापस अपने कुदरत से जुड़ो तो अपनी जान बचेगी। जैसे ये बारिश हो रही है, तबाही आ रही है, सब कुछ आ रहा है, जब तक हम कुदरत से वापस नहीं जुड़ेंगे तो हमारी जान नहीं बच सकती, हम कुछ नहीं हो सकता। ये सारा ज्ञान विज्ञान जो इन्होंने बनाया है सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। प्रकृति ही खुद एक विज्ञान है, उसी से जुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। नमस्कार। हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ अमरनाथ जी भी, तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी, 60 लोग जुड़ गए थे, तो बहुत सारे साथियों के प्रश्न सही से उत्तर नहीं दिए जा सके। नंबर है नालंगे जी का आप सभी के पास, और साथ ही साथ जैसे रणवीर शर्मा जी के कुछ प्रश्न रह गए हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात कर ली जाएगी। और साथ ही साथ जो अन्य साथी हैं वो अभी अगर कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। और तो क्लोज कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं और